वैदिक साहित्य, लोक कथाओं और इतिहास के अनुसार विषकन्या उस स्त्री को कहा जाता है जिसे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा विष देकर जहरीला बनाया जाता है। इन्हें विषैले वृक्ष और जीव जंतुओं के बीच रहने का अभ्यस्त बनाया जाता है। इसी के साथ ही स्त्रियोचित गुणों जैसे गायन, नृत्य और संगीत की शिक्षा भी जाती है। इन्हें सभी प्रकार की छल विद्याओं में माहिर बनाया जाता है ताकि राजाओं द्वारा इनका इस्तेमाल करके शत्रु राजा को छल पूर्वक मृत्यु के घाट उतारा जा सके। विषकन्या कई प्रकार से शत्रु राजाओं के शरीर में अपना विष पहुंचाने की अभ्यस्त होती है। जैसे विषकन्याओं का श्वास बहुत ही जहरीला होता है। यदि कोई उनका निश्वास अपने अंदर ग्रहण करे तो कुछ ही क्षणों में वह बीमार हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। विषकन्याएं अपने मुख में विष रखकर भी चुंबन लेने के बहाने शत्रु के शरीर में विष पहुंचा सकती हैं। विषकन्या की ऐतिहासिक कहानी इतिहास के अनुसार कौटिल्य शास्त्र के रचयिता चाणक्य के संदर्भ में कहा जाता है कि उन्होंने कई बार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्राणों की रक्षा की, जिनमें से कुछ हमले विषकन्याओं का प्रयोग करके भी किए गए थे। उन्हीं में से एक प्रसंग इस प्रकार है। एक बार की बात है, नंद वंश के तात्कालीन सम्राट धनानंद के मंत्री ने एक षड्यंत्र किया। उसने छलपूर्वक विजय अभियान से लौटकर आए हुए चंद्रगुप्त मौर्य के स्वागत में एक विषकन्या को भेजा। किंतु विषकन्या जैसे ही चंद्रगुप्त के रथ के सामने आई, चाणक्य ने उसे रोक दिया और चंद्रगुप्त के साथ ही राजा प्रवर्तक से कहा कि राजा प्रवर्तक ने विषकन्या को स्वीकार कर लिया। राजा प्रवर्तक युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोगी था, अतः राज्य के नीति नियमों के अनुसार उसे आधे राज्य का स्वामी बनाया जाना था। किंतु जैसे ही उसने विषकन्या का हाथ पकड़ा, विषकन्या के हाथों में लगा पसीना उसे लग गया, जिससे प्रवर्तक के शरीर में विष फैल गया और वह बीमार पड़ी डीडीएच गया। उसने मित्र चंद्रगुप्त मौर्य को मदद के लिए बुला भेजा। चंद्रगुप्त ने राज्य के सभी वैद्यों को उसकी चिकित्सा करने के लिए नियुक्त कर दिया, किंतु जहर शरीर में इतना फैल चुका था कि उसे नहीं बचाया जा सका और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से कुछ इतिहासकार यह मतलब निकालते हैं कि चाणक्य ने जानबूझकर विषकन्या को राजा प्रवर्तक के पास भेजा था। उनका मानना है कि चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा के लिए राजा प्रवर्तक का मरना जरूरी था। राजनैतिक नियम के अनुसार जब किसी राज्य को दो राजाओं में आधा आधा बांटा जाता है तो एक न एक दिन उनमें आपस में युद्ध अवश्य होता है, किंतु यह महज एक अनुमान मात्र है। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भविष्य में विषकन्या और विष के प्रभाव से बचाने के लिए भोजन के साथ अल्प मात्रा में जहर देना शुरू कर दिया तथा दिन प्रतिदिन उसके आहार में विष की मात्रा बढ़ाते रहने की व्यवस्था की, ताकि चंद्रगुप्त भविष्य में जाने अनजाने में भी किसी विषकन्या के संपर्क में आए तो उससे सुरक्षित रह सके। इस प्रकार चंद्रगुप्त विष के प्रभाव से पूर्णतः सुरक्षित था। एक दिन की बात है, जब सम्राट चंद्रगुप्त भोजन कर रहे थे, तभी वहां उनकी गर्भवती महारानी का आगमन हुआ। महाराज को भोजन करते देख महारानी की भी इच्छा हुई कि महाराज के साथ भोजन करें। अपनी इच्छा के अनुरूप महारानी ने चंद्रगुप्त की थाली में से भोजन का एक कौर उठाकर खा लिया। भोजन में मिले हुए विष के प्रभाव से महारानी कुछ ही क्षणों में मूर्छित हो गई। राजा चंद्रगुप्त ने राजवैद्यों को बुलाया और महारानी के अचानक मूर्छित होने की बात बताई, किंतु कोई भी महारानी के मूर्छित होने का वास्तविक कारण नहीं जानता था। तभी यह बात चाणक्य को पता चली। उन्हें पता था कि रानी मूर्छित क्यों हुई। उन्होंने तुरंत शल्य चिकित्सकों को बुलाकर रानी के गर्भ में स्थित बालक को निकलवा लिया। बालक तो बच गया, लेकिन महारानी की मृत्यु हो गई। महारानी के विषैला भोजन करने से बालक पर कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन उसके ललाट पर एक नीला निशान बन गया था। माथे पर उभरे नीले निशान के कारण ही चंद्रगुप्त ने उसका नाम बिंदुसार रख दिया। आगे चलकर यही बिंदुसार राज्य विस्तार और जैन धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार विषकन्याओं द्वारा छलपूर्वक शत्रु राजाओं की हत्या की जाती थी तथा राजाओं के शुभ चिंतकों द्वारा उसकी सुरक्षा करने के लिए उन्हें भी प्रतिदिन अल्प मात्रा में विष देकर विष पुरुष बना दिया जाता था, ताकि विषकन्या का उन पर कोई खास प्रभाव न पड़े। ये कहानी स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री से ली गई है।